हेलो स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः वेलकम है। तो हम लोग अभी तक कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के बारे में स्टडी कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी कर चुके थे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट की संरचना भी पढ़ चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट में 5 OH ग्रुप होता है, जिसके लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। तो OH को सब्स्टिट्यूट करता है, OH में एक H को, और ग्लूकोज पेंटा एस्टेट बनाता है। फिर चेन में 6 कार्बन है, तो उसके लिए हम किए थे लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में करा रहे थे, तो 2 आयोडोहेक्सेन और एन हेक्सेन का मिश्रण मिल रहा था। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा रहे थे, तो अब ऑक्सीकरण हो रहा था, ग्लूकोनिक अम्ल बन रहा था। और फिर उसमें HNO3 करा रहे थे, तो दोनों ग्रुप ऑक्सीकृत हो जा रहा था, साइक्रिक अम्ल बना रहा था। और फिर उसके बाद से हम लोग उसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के लिए क्या किए थे, HCN से योग कराए थे। फिर उसमें हम लोग कि यह एल्डिहाइड है, उसके लिए हम लोग टॉलेंट टेस्ट किए थे, और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता था ये दोनों। ठीक है। तो आज की हमारी जो नई टॉपिक है वो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है ये वह किस प्रकार से है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे CH2OH है, यहाँ पर ये कायरल कार्बन OH इधर है, यहाँ पे भी OH इधर है, बट यहाँ का OH इस ओर है और यहाँ का OH यहाँ पर है, बाकी यहाँ पे है CHO, बाकी है हाइड्रोजन। ठीक है। और ये डेक्टो रोटेटरी है, तो इसीलिए इसमें D और प्लस लिखते हैं इसे। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की रिंग संरचना जो है वह ये सभी चीजों को तो स्पष्ट कर दी, सभी चीजों की अभिक्रिया को स्पष्ट कर दी, लेकिन कुछ चीजों को नहीं समझा सकी। जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है या कुछ चीजों को समझा नहीं सकी, जिसमें सबसे पहला चीज है कि यह सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ अभिकर्मक या सिर्फ अभिक्रिया नहीं देता है। ग्लूकोज क्या नहीं देता है, सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, पहला। तो ग्लूकोज सिर्फ अभिक्रिया नहीं देता, इसका मतलब क्या है, जो एल्डिहाइड होते हैं वह सिर्फ अभिक्रिया देते हैं, वो स्किप टेस्ट देते हैं। अर्थात इसमें एल्डिहाइड जो है वो फ्री नहीं है, या कह सकते हैं एल्डिहाइड नहीं है, इससे यह पता चल रहा है। क्योंकि और एल्डिहाइड जो होते हैं, चूंकि एल्डिहाइड क्या होते हैं, एक मिनट के, एल्डिहाइड क्या करते हैं, एल्डिहाइड सिर्फ अभिक्रिया देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा कि ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। ठीक है। टू फोर डाई नाइट्रोफिनॉल परीक्षण ये नहीं देता है, और जो कि एल्डिहाइड देता है। तीसरा, ग्लूकोज जो है बाईसल्फाइड के साथ, बाईसल्फाइड योगात्मक यौगिक के साथ एल्डिहाइड अमोनिया यौगिक नहीं बनाता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है तो ये यौगिक बनाता है। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है तो वह बाईसल्फाइड योगात्मक यौगिक के साथ वह एल्डिहाइड अमोनिया यौगिक बनाता है, नहीं बनाता, मतलब बनाता है जिसमें एल्डिहाइड है, बट ग्लूकोज नहीं बनाता है, और हमने दिखाया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। चौथा, ग्लूकोज जो है 2 आइसोमर के रूप में पाए जाते हैं, 2 समावयी रूपों अल्फा व बीटा ग्लूकोज के रूप में पाए जाते हैं, और दोनों क्रिस्टलीय ठोस हैं। दोनों क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसको भी हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज नहीं समझा पाया। ठीक है। तो फिर ग्लूकोज के लिए इस चीजों को समझाने के लिए यह बताया गया, इसका रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, पाइरेनोज शेप स्ट्रक्चर होता है। जो सेकेंड कार्बन है, जो ग्लूकोज का ये CHO ग्रुप है पहले कार्बन का, वह पांचवें कार्बन के साथ जुड़ा होता है रिंग में। ठीक है। ये होता है, यानी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है।
तो अब हम लोग इसकी रिंग संरचना को समझेंगे। इन चीजों को समझाने के लिए ग्लूकोज की रिंग संरचना दिया गया, रिंग स्ट्रक्चर। तो अगला हेडिंग है ग्लूकोज की रिंग संरचना। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें होता क्या है, एक मिनट रुकिए, इसका स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले हम इसका बना ले रहे हैं। CHO H H OH H, इस कार्बन पे उल्टा होता है। तो इसका कार्बन, पहला कार्बन, पांचवा कार्बन O ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये आपका हो जाता है OH और H, इस टाइप से जुड़े होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं D+ कह सकते हैं, या अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब एक और इसमें बनता है, वो बीटा वाला कैसे बनता है, बीटा वाला OH इधर होता है, ये वाला OH। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बाकी सबसे सेम होता है, बस ये वाला इधर होता है। तो ये हो गया OH H H OH OH H, ये हो गया बीटा D ग्लूकोज, और ये हो गया अल्फा D ग्लूकोज। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसमें समझिए आप कि जो पहला कार्बन है वह पांचवें कार्बन के द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा होता है और एक रिंग बनाता है, हेमीस्टल रिंग बनाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारे ग्लूकोज के समावयी हैं, ये एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रतिबिंब समावय। ठीक है, अप्रतिबिंब समावय, इसका प्रतिबिंब वो नहीं है, बल्कि इसमें और इसमें केवल पहले और कार्बन पे ही डिफरेंस है। और ऐसे रिलेशन को हम एनोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर, जिसमें केवल पहले कार्बन पे डिफरेंस होता है या किसी एक कार्बन पे डिफरेंस होता है, बाकी सभी कार्बन पे स्ट्रक्चर समान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एनोमर। तो ये दोनों जो ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप हैं वो एनोमर हैं, सब एनोमरी अवयव हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या है, रिंग का जो कार्बन दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ है। तो रिंग का जो कार्बन है ये एक ऑक्सीजन से यहां भी जुड़ा हुआ है, ये ऐसे होगा OH। तो एक ऑक्सीजन से और एक ऑक्सीजन से जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपका कहलाएगा एनोमरिक कार्बन। इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एनोमरिक कार्बन, और इसको भी। ठीक है, डी ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप, जो अल्फा और बीटा रूप है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ये पाइरेनोज रिंग में है। अभी इसका रिंग भी बना रहे हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग और अभिक्रिया पढ़े, कार्बोनिल समूह की, एल्डिहाइड समूह की पढ़े, ये ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया कराएं, एन हेक्सेन बना, उसमें जब लाल फास्फोरस और HI से अभिक्रिया कराएं तो एन हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन बना। तो इससे पता चला कि जो ग्लूकोज है वह विवृत श्रृंखला में यानी खुली श्रृंखला में है। बट कुछ अभिक्रिया जो है, जैसे स्किप टेस्ट हो गया, 2,4-DNP टेस्ट हो गया, जो कि एल्डिहाइड दिखाता है, और 22-सल्फाइड के साथ वह एक अमोनिया और एल्डिहाइड यौगिक बनाता है, लेकिन यह सब ग्लूकोज नहीं बनाता था। मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह फ्री नहीं है, और ग्लूकोज दो क्रिस्टलीय अवयवों के रूप में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, जिनके मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होते हैं। तो ये चीज को खुली श्रृंखला नहीं समझा पाया, तो इसको समझाने के लिए बताया गया कि जो कार्बन 1 पे एल्डिहाइड जो ग्रुप है और जो कार्बन 5 पे OH है, जो कार्बन 1 पे एल्डिहाइड है वो फ्री नहीं है, बल्कि वह पहला कार्बन 5वें कार्बन से ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा हुआ है, पाइरेनोज रिंग टाइप्स के स्ट्रक्चर में।
ठीक है। और पहला कार्बन पे ही डिफरेंट होता है दोनों का स्ट्रक्चर, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों में कार्बन 1 पे ही स्ट्रक्चर में अंतर होती है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। प्लस यह इसका अप्रतिबिंबी रूप है, डाई स्टीरियो आइसोमर है। और इस कार्बन पे जो कि 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग रिंग, पायरेनोज रिंग में भी देख ले रहे हैं, पायरेनोज रिंग में कैसे बनता है। तो पायरेनोज स्ट्रक्चर कैसे होता है ग्लूकोज का, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और इसके बाद होता है 6वां कार्बन CH2OH। तो ये 5वें कार्बन से पहला कार्बन जुड़ा होता है ऑक्सीजन के द्वारा, तो ये पहला कार्बन हो गया। इस पे OH और H होता है, तो इसमें अल्फा वाले में OH नीचे होता है, ठीक है, H ऊपर होता है। दोनों OH पहले पे आप बनाए थे अल्फा वाले पे, ये वाला अल्फा बना था COH HCOH, दोनों OH एक और था तो दोनों OH एक और है। फिर यहाँ पे OH इधर था, उल्टा था, तो OH यहाँ पे ऊपर होगा फिर नीचे होगा। फिर यहाँ पे COH इधर था, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरिनोज। बीटा डी का बनाएंगे तो बीटा डी में पहले पे जो था तो दूसरे पे चेंज था, ऊपर था OH, H नीचे था। तो ये हो गया OH ऊपर H नीचे, बाकी सब सेम रहेगा, OH H OH H OH H H CH2OH। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, बात एक ही होगा। इसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। तो ये बात दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा डी और बीटा ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर। पायरेनोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पायरॉन रिंग में है। पायरॉन रिंग क्या होता है, ऐसे एक रिंग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पायरॉन रिंग। और फ्यूरन रिंग किसे कहते हैं, फ्यूरन रिंग इसे कहते हैं क्योंकि वो सुक्रोज फ्यूरन रिंग में होता है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होता है। 5 सदस्य को फ्यूरेन और 6 सदस्यों को हम लोग बोलेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए आप समझिए, कार्बन पहला कार्बन 5 से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन पहला कार्बन दूसरा पे OH का दोनों सेम है। इसमें कार्बन पहले पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है, वही बताए हैं जब आपको रिंग वाले में बता रहे थे, उसके अगले वाले रिंग के बाद बताए थे जो इसके पहले बनाए थे, तो दोनों सेम ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं और देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सब डाई स्टीरियो आइसोमर है सब, और एनोमर भी कहलाते हैं सब, क्योंकि पहले कार्बन पे इसका डिफरेंट होता है। और ये कार्बन क्या कहलाता है, एनोमरिक कार्बन। डाई स्टीरियो आइसोमर को क्या बोलते हैं, अप्रतिबिंबी, मतलब दोनों का प्रतिबिंब अलग है, अप्रतिबिंबी समावयव। अब एक अगला हेडिंग इसके बारे में इंपॉर्टेंट हेडिंग है, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है थोड़ा सा।
तो ये क्या होता है, चूंकि एक और चीज देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हम बताए हैं दोनों का डिफरेंट होता है, 146 होता है, और बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 152, ठीक है, 150 होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा डी ग्लूकोज का अगर हम क्रिस्टल को जल में घोलकर एक विलयन तैयार कर रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज को जल में घोलकर एक विलयन तैयार कर रहे हैं, तो उसका शुरुआत में विशिष्ट ध्रुवण जो होता है, यानी स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, अगर अल्फा डी ग्लूकोज का हम विलयन तैयार कर रहे हैं जल में, तो ताजे विलयन का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन को बोलते हैं विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन शुरुआत में पाया जाता है आपका 112 डिग्री, प्लस में 112 डिग्री, बट समय के साथ यह घटते जाता है। जब विलयन को रख दिया जाता है कुछ समय बाद यह घटकर हो जाता है आपका 52.5 डिग्री प्लस में ही। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। विशिष्ट स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा डी से भी डोनेट करते हैं इसमें, यानी अल्फा डी का अल्फा डी इस तरह से, और इस पर ये मान स्थिर हो जाता है, मतलब इससे कम नहीं होता है, इस पर आके स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्या समझे आप? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को अगर हम जल में घोलकर विलयन तैयार कर रहे हैं, तो उस शुद्ध विलयन का शुरू में जो विशिष्ट घूर्णन है, स्पेसिफिक रोटेशन है, वह होगा 112 डिग्री। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी जो विशिष्ट घूर्णन है, जो अल्फा डी का मान है, वह घटते हुए 52.5 डिग्री पे आके रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। यह बीटा वाले में भी होता है, बीटा डी वाले में भी इसका शुरुआत में, अगर हम जल का विलयन बना रहे हैं, तो शुरुआत में इसका होता है अल्फा डी का मान प्लस में 19 डिग्री। अल्फा डी मतलब स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन किसका है? बीटा डी का 19 डिग्री। लेकिन ये भी धीरे धीरे कम, ये बढ़ती जाती है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए कहां तक जाता है? 52.5 डिग्री पर कुछ समय बाद। एंगल है तो डिग्री की बात कर रहे हैं। तो इसका मान बढ़ता है, बीटा डी का स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री से बढ़ता है 52.5 डिग्री, और उसका घटता है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन में ध्रुवण घूर्णन या विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान एक निश्चित मान से एक स्थिर मान तक परिवर्तन होने या साम्यावस्था में आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिफिनीशन के रूप में भी लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज अथवा बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन के विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के मान एक स्थिर मान तक प्राप्त होने के परिवर्तन को ये कहते हैं। यानी अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्ट कहां से होता है? 112 से, जब जल में घुल जाता है, वो भी कहां आकर रुकता है? 52.5 पे। और बीटा डी ग्लूकोज कहां से स्टार्ट होता है? उसका 19 डिग्री से, वो भी कहां जाकर रुकता है? बढ़ते हुए 52.5 डिग्री पर। तो ये जो घटना हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण ध्रुवक। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम लोग जल में अल्फा डी ग्लूकोज घोलते हैं, तो ये जैसे ही जल में घुलेंगे तो अल्फा डी चेंज होने लगा किसमें? बीटा डी में। या अगर हम जल में बीटा डी ग्लूकोज घोल रहे हैं, तो जल में घुलने के बाद ये किसमें चेंज होने लगेगा? अल्फा डी में। और साम्यावस्था तक आते आते कितने डिग्री पर स्थिर हो जाएगा? 52.5 डिग्री पर, ठीक है। यानी अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज के क्रिस्टलों को जल में घोलने पर, घोलेंगे, अगर अल्फा डी या बीटा डी दोनों के क्रिस्टल को जल में घोलेंगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होगा, और बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में तब तक चेंज होगा जब तक कि उसके मध्य साम्यावस्था स्थापित न हो जाए, और यह स्थिर कहां तक न हो जाए? 52.5 डिग्री पर, ठीक है।
और ये दोनों परिवर्तन जो हो रहा है, ये दोनों परिवर्तन खुली श्रृंखला के रूप में होती है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के अणुओं के मध्य जो जलीय विलयन में साम्य अवस्था प्राप्त होती है वह होती है खुली श्रृंखला के द्वारा। और जब साम्य अवस्था प्राप्त होती है तो लगभग 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है 64%। ठीक है, जब साम्य अवस्था प्राप्त हो जा रही है तो 36% अल्फा ग्लूकोज और 64% होता है बीटा ग्लूकोज। तो ये हो गया हमारे ग्लूकोज के बारे में। इसको एक प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज है, और ये आपका साम्य अवस्था बना रहा है बीटा डी ग्लूकोज के साथ, डी ग्लूकोज के साथ, जो कि खुली श्रृंखला के रूप में, किसमें है, खुली श्रृंखला। और यहाँ पाइरेनोज लगाया गया, मतलब ये कौन सा है, रिंग में है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 112, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 19, और साम्य अवस्था पे दोनों का कितना हो जाता है, 52.5। ठीक है, साम्य अवस्था में विलयन में 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है। और खुली श्रृंखला में बहुत अल्प मात्रा में होता है, 0.03%, 0.003%। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का टेस्ट करना है तो ग्लूकोज का परीक्षण जो है वो आपका 4 परीक्षण है। सबसे पहले अगर हम इसको फेलिंग विलयन के साथ टेस्ट कर रहे हैं, फेलिंग विलयन बताया गया है आपको, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी का मिश्रण है 2:1 में। फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन के बारे में बताया गया। फेलिंग विलयन ए CuSO4 5H2O है, और उसमें फेलिंग विलयन बी के बारे में बताए थे NaOH, और उसका है। तो जब फेलिंग विलयन में हम ग्लूकोज को परीक्षण करते हैं, गर्म करते हैं फेलिंग विलयन के साथ, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता है, Cu2O का लाल अवक्षेप मिलता है। पहला टेस्ट है, यानी अगला हेडिंग हमारा है ग्लूकोज का परीक्षण, क्योंकि ग्लूकोज समाप्त हो गया है। इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी फ्रक्टोज के बारे में। तो ग्लूकोज का परीक्षण पहला है फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन के साथ अगर हम ग्लूकोज को गर्म कर रहे हैं तो हमको मिलेगा लाल या भूरा अवक्षेप। ठीक है, लाल अवक्षेप मिलेगा किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। दूसरा, अगर ग्लूकोज के जली विलयन में, जली मतलब एक्वस विलयन में, हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट यानी टोलेन अभिकर्मक अगर हम कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा आपका सिल्वर दर पर बनेगा, सिल्वर दर पर, ये तो बताए थे आपको हम। या काला अवक्षेप मिलेगा, सिल्वर का काला अवक्षेप, सिल्वर का काला अवक्षेप मिलेगा, या एक मिरर बनेगा उसके सरफेस पे सिल्वर का, तो सिल्वर दर पर या ये बनेगा। 2 टेस्ट तो पहले बता चुके थे। तीसरा टेस्ट क्या है कि बेनेडिक्ट विलयन। अगर हम बेनेडिक्ट विलयन में ग्लूकोज का जली विलयन मिला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो फिर बनेगा लाल अवक्षेप। बेनेडिक्ट विलयन क्या होता है, कॉपर सेकेंड सिट्रेट संकर होता है। ठीक है, सिट्रेट संकर यौगिक होता है बेनेडिक्ट विलयन। वही लाल अवक्षेप Cu2O का मिलेगा। फिर ठोस ग्लूकोज में, ठीक है, ठोस ग्लूकोज में अगर हम सांद्र कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं तो पीले रंग का विलयन मिलेगा। किस रंग का विलयन मिलेगा, पीले रंग का। और फिर गर्म कर रहे हैं तो वो रंग क्या हो जाएगा, भूरा। ये टेस्ट है। तो ग्लूकोज के बारे में हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन चेन में है, तो HI से क्रिया करा दिए लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो N हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन बन गया। कार्बोनेट टेस्ट करना है तो इसका HCN से योग करा दिए, CN ऊपर CN ऐड हो गया और OH बन गया। फिर तीसरा है कि कार्बोनिक ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड टेस्ट करना है, तो उसका हम लोग टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से अपचयन करा दिए। फिर उसके बाद से CO CHO भी हो गया। फिर उसके बाद से इसमें OH 5 OH है, तो उसके लिए हम लोग एस्टिल क्लोराइड से या एस्टिक एनहाइड्रेट्स कराएं तो ग्लूकोज पेंटास्टेट बना। फिर उसके बाद से उसमें टेस्ट किया ग्लूकोनिक अम्ल ब्रोमीन जल को ऑक्सीकृत कर दे रहा था, तो वो एक OH उसमें प्राइमरी है।
इतना होने के बाद पता किया गया, ये देखा गया कि ये एल्डिहाइड का टेस्ट ही नहीं दे रहा है, स्किप टेस्ट नहीं दे रहा है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। फिर ये देखा गया कि ग्लूकोज 2 क्रिस्टलीय ठोसों ग्रुप में पाया जाता है, अल्फा डी बीटा डी दोनों की मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है। तो इन सबको स्ट्रेट चेन या खुली श्रृंखला स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया, तो उसके लिए फिर फिशर आया, हावर्ड फिशर ने बताया कि इसका जो पहला कार्बन है वो 5वें कार्बन के साथ ऑक्सीजन के द्वारा पायरिनोज रिंग में जुड़ा हुआ है, तो उसका फिर बताया गया। फिर उससे अल्फा डी बीटा ग्लूकोज की थ्योरी सॉल्व कर दी गई। फिर बताया गया कि एल्डिहाइड फ्री ही नहीं है, इसीलिए यह शिफ्ट टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट और यौगिक नहीं बना रहा है एडिशन कंपाउंड, तो इस सबको एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर उसके बाद से बताया गया इसमें म्यूटर रोटेशन होता है और अल्फा डी बीटा डी दोनों एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर है, अप्रतिबिंबी समावयव है। इसमें पहला कार्बन एनोमरिक कार्बन है, ठीक है। उसके बाद से ग्लूकोज का परीक्षण हम बता दिए, तो ये ग्लूकोज के बारे में हमारा कंप्लीट स्टडी हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग फ्रक्टोज के बारे में यही स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका परीक्षण देखेंगे, उसकी अभिक्रिया देखेंगे, उसके भौतिक गुण देखेंगे। धन्यवाद, वीडियो देखने के धन्यवाद। लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।